2025 ये वो साल है जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। एयरपोर्ट से लेकर डैम, हाईटेक ब्रिज, लॉजिस्टिक क्षेत्र सब के सब फल फूल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आज मैं आपको 6 प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। निश्चित तौर पर यह भारत की नींव तो रखेगी ही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नई क्रांति लाएगी। तो देरी ना करते हुए आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 6 कौन से महत्वपूर्ण और वर्ल्ड क्लास परियोजना है। तो चलिए आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब भारत में तैयार हो रहा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हो रहा जेवर एयरपोर्ट अप्रैल 2025 में यहाँ नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राममोहन नायडू जी का कहना है। कहते हैं कि जेवर में बन रहा नोएडा एयरपोर्ट कई मायनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रैल 2025 तक तैयार हो जाएगा? तैयार होने के बाद इसकी क्या विशेषताएं होगी, क्या भूमिका होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या यह एयरपोर्ट भारत को एविएशन हब बना पाएगा? सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे, पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जेवर एयरपोर्ट भारत के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे नोएडा के जेवर में 5000 हेक्टेयर लैंड में विकसित किया जा रहा है। यहाँ होगी 6 रनवे, 4 टर्मिनल और एक एयर कंट्रोल टावर, जो देगा 12 करोड़ यात्रियों की सुविधा। यूँ तो इसे फेस वाइज तैयार हो रहा है, जिसका फेस 1 अप्रैल 2025 तक पूरी तरह से तैयार होने की संभावना है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियां ने तो ऑपरेशनल करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। इनफैक्ट दिसंबर 2024 में सफलतापूर्वक वैलिडेशंस फ्लाइट्स पूरी भी हो चुकी है। वहीं एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का विस्तार हो रहा है। मेट्रो जैसी प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की ट्रैफिक रिड्यूस कर एनसीआर को नई पहचान दे पाएगी? निश्चित तौर पर पहचान देगी, रोजगार के नए अवसर खोलने में मदद करेगी। पर जितना आसान आज देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहते हैं पहली दफ़ा 2001 में प्रस्ताव आया था, लेकिन राजनीतिक उठापटक और लैंड इशू के चलते ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2017 में जाकर यह सपना जीवित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को रीडेवलपमेंट करने के लिए स्विस कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट से इसका कार्य सौंपा। 2021 में मोदी जी ने शिलान्यास किया और अब खबर आ रही कि अप्रैल 2025 में यह ऑपरेशनल हो सकती है। भारत, जो हजारों वर्षों से समुद्री व्यापार और नौवहन की केंद्र रहा है, अब विश्व का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए तैयार है। बजट 2025 में सरकार ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि भारत को जल्द ही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे लेकर जाना है। बाकायदा इसके लिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी फेज 2 भी लॉन्च किया। कहते हैं इस पॉलिसी से भारत शिप बिल्डिंग सेक्टर्स में आत्मनिर्भर होगा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का हब बनेगा। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं इस क्रांति की शुरुआत यहीं से होनी है। 2000 एकड़ में यहाँ शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार होगा। क्लस्टर्स के लिए लैंड अलॉट किए जा रहे हैं, जो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देगा। और यहाँ पे छोटी मोटी शिप्स नहीं बनेगी, बल्कि 5000 GT और उससे ऊपर तक की तैयारी है। दीनदयाल पोर्ट्स में बनने वाला इस शिप मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक क्रांति है, वैश्विक वर्चस्व की तैयारी है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC ने तो इन्वेस्टमेंट की पूरी तैयारी तक कर ली है। करे भी क्यों नहीं, भारत सरकार अगले 30 साल की लीज पर लैंड अलॉट कर रही है। 2024 से 2034 तक शिप पर सब्सिडी दे रही है। और यही कारण है कि दुनिया भर की शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत की ओर देख रही है। भारत की ओर इसलिए भी देख रही है क्योंकि दूसरे कंट्रीज में शिप बिल्डिंग स्लॉट्स खत्म हो गए हैं, और इसलिए भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। और इसलिए दुनिया भर की कंपनियां आज भारत पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत शिप इंडस्ट्री का अगला सुपर पावर होगा? दरअसल साथियों, ये तो समय ही बताएगा। पर फिलहाल जो ग्लोबली उथल पुथल हो रहा है, जो ग्लोबली सिनेरियो बन रहा है, उसके हिसाब से यही लगता है कि भारत अगला सुपर पावर होगा। मुंबई, भारत का सपनों का शहर। यह शहर अपनी गगनचुंबी इमारतें, बिजी लाइफ, अनूठे अट्रैक्शंस, बॉलीवुड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन अब मुंबई एक नए सपने, नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार लंदन आई, लंदन की एक नई पहचान दी, उसी प्रकार मुंबई में भी लंदन आई की तरह विशाल ऑब्जर्वेशन व्हील देखने को मिल सकता है। ये बात जरूर है कि इस परियोजना को काफ़ी पहले ही विचार कर लिया गया था, पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। बट जब मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ
तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीएमसी ने बजट 2025 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को फिर से बनाने पर चर्चा की है। ऑब्जर्वेशन व्हील का नाम मुंबई आई हो सकता है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए विकसित किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार बीएमसी तैयार कर पाएगी या बांद्रा रिक्लेमेशन विवाद और पर्यावरण चिंताओं में फंस कर रह जाएगा। साथियों, आज की इस एपिसोड में हम इसी सवाल को डिकोड करते हुए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, पहले यह सफल क्यों रहा और क्या सच में मुंबई की इसकी ज़रूरत भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बात होगी मुंबई की फ्यूचर्स की, मुंबई की एक अनोखे परियोजना की। आपको बस जल्दी से द पॉपअप को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। साथियों, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मतलब MSRDC ने पहली बार 2011 में प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, फंडिंग की समस्या और लैंड इशू के चलते ठंडे बस्ते में चला गया। फिर दूसरा 2023 में चर्चा में आया। इस बार MMRDA ने मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बांद्रा में इसे विकसित करने की बात कही। इनफैक्ट स्थान भी चुन लिया गया और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया, लेकिन स्थानीय निवासियों और पर्यावरण चिंताओं के कारण कई विरोध का सामना करना पड़ा और इसके चलते बाद में रद्द किया। अब तीसरी बार BMC ने कदम उठाया, लेकिन सवाल वही है कि क्या BMC इस परियोजना को विकसित कर पाएगा। साथियों, चुनौतियाँ तो बहुत है, पर यदि बन जाता है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लंदन आई ने लंदन को एक नई पहचान दी, दुबई आई ने दुबई को जिस प्रकार नई पहचान दी, उसी प्रकार मुंबई आई भी मुंबई को एक नई पहचान देगा। और सिर्फ पहचान ही क्यों, मुंबई को नया ग्लोबल अट्रैक्शन मिलेगा, लाखों पर्यटक अट्रैक्ट करेंगे, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, होटल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई मुंबई को इस परियोजना की ज़रूरत भी है या बस सिर्फ एक दिखावटी परियोजना है। क्या चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर भारत का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी डैम परियोजना बना रहा है? अगर बना रहा है तो ये डैम कैसा होगा और ये कैसे भारत के लिए विनाशकारी होगा? सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस ब्रह्मपुत्र रिवर पर चाइना डैम बनाने की बात कर रहा है वो हमारा धार्मिक नदी भी है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत से निकलने वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बाद में बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इसलिए सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि हमारी धार्मिक नदियों पर आखिर चाइना इतना बड़ा डैम क्यों बना रहा है और कहाँ बना रहा है, और यह भारत के लिए विनाशकारी कैसे साबित हो सकता है। साथियों, बात यह है कि चाइना भारत को कूटनीतिक तरीके से हराना चाहता है और इसीलिए 25 दिसंबर 2024 को जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, तब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर मतलब तिब्बत साइड में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का मंजूरी दिया। बताया जाता कि जिस डैम को मंजूरी मिला है वह मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा डैम से 3 गुना अधिक बड़ा डैम होगा, जिसकी लागत 1.13 लाख करोड़ होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह 57,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी, जिससे चाइना के 30 करोड़ आबादी को साल भर बिजली भी आपूर्ति होगी। पर सवाल ये नहीं है कि चाइना को इससे कितना बेनिफिट्स होगा। दुख की बात यह है कि जिस डैम की हम बात कर रहे हैं, जिस परियोजना की हम बात कर रहे हैं, वो भारत और बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। विनाशकारी इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश की लाइफलाइन है। जी, लाइफलाइन है। सोच कर देखिए, अगर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना लेगा तो ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी को, उसके बहाव को चाइना अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगा, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेगा। मतलब चाइना जब चाहे तब पानी रोक सकता है, जब चाहे तब पानी खोल सकता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि ज़्यादा पानी छोड़ने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है, पानी ना छोड़ने पर खेती में, लाइवलीहुड में इम्पैक्ट कर सकता है, और यही इम्पैक्ट करने के लिए चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना रहा है। साथियों, चाइना युद्ध में इंडिया को कंट्रोल करने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट परियोजना को बना रहा है, ताकि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि जिस स्थान पर डैम बन रहा है वह एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मतलब आए दिन यहाँ पर अर्थक्वेक आती रहती है। मान लेते हैं बांध कभी डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, तो भारत और बांग्लादेश के लाखों लाख परिवार संकट से घिर जाएंगे। ऐसे कई समस्याएं उत्पन्न होगी दोस्तों।
जिससे हमारी लाइवलीहुड में इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी, हमारे फ्रेट मूवमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या लगता है आपको, भारत सरकार इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी या सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखेगी? कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही हिंदू मुस्लिम, पिछड़ा अति पिछड़ा, ब्राह्मण दलित यादव भूमियार के बेसिस पर वोट देंगे तो ऐसे ही विनाशकारी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। खैर, चाइना जल्द ही नॉर्थ ईस्ट को अपने इशारों पर नचाने वाला है, अपने कंट्रोल में लेने वाला है। अब आगे देखते हैं भारत सरकार इसको कैसे मैनेज करती है, कैसे कंट्रोल करती है। साथियों, अब बात करते हैं केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना की, जो कि आज की डेट में तमाम भारत में इस पर चर्चा हो रही है। साथियों, ये दरअसल बुंदेलखंड रीजन में जो पानी की समस्या है उसको बेहतर करने के लिए, उसका समाधान बनाने के लिए ही कहीं ना कहीं इस रिवर लिंकिंग परियोजना को शुरू किया गया है। इस रिवर लिंकिंग परियोजना में केन रिवर और बेतवा रिवर दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है, जो कि एक मध्य प्रदेश से गुजरती है और दूसरा उत्तर प्रदेश में। इन दोनों नदियों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा थ्रू कनाल। दोस्तों, कनाल की जो लेंथ होगी वो 221 किलोमीटर का लेंथ होगा। मतलब केन रिवर और बेतवा रिवर के बीच में 221 किलोमीटर का एक कनाल बनाया जाएगा और साथ ही साथ एक डैम का भी प्रावधान किया गया है, जो बेसिकली छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रावधान है। यह डैम 77 मीटर हाई होगी, 2031 मीटर चौड़ा होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके और कहीं ना कहीं किसानों की और आसपास में जो भी सुखाड़ की समस्या होती है उससे निजात दिला सके। वैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि रिवर लिंकिंग परियोजना एक हाई कोस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो कि बताया जाता है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना का जो बजट है वो तकरीबन 44,605 करोड़ है। साथियों, इस 44,605 करोड़ में तकरीबन 90% पैसा भारत सरकार देगी, बाकी 5% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे करेगी। वैसे इस रिवर लिंकिंग परियोजना की शुरुआत पहली दफ़ा 1995 में विचार किया गया था, जिसे 2021 में भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया और 25 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि भूमि पूजन किया। केन बेतवा रिवर लिंकिंग बुंदेलखंड रीजन के लिए वरदान साबित होगा, निश्चित तौर पर होगा। और इस रीजन में जो भी पानी की समस्या है, जो भी सुखाड़ की समस्या है, जो किसान सुसाइड करते हैं, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक समस्या का समाधान मिलेगा। दूसरी बात यह है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि ये भारत का पहला रिवर लिंकिंग परियोजना है, जिसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बताया जाता है कि 11 लाख हेक्टेयर लैंड को एरिगेशन करने में मदद करेगा, 65 लाख लोगों को साफ पानी पीने को मिलेगा। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक 77 मीटर हाई और 2031 मीटर चौड़ा डैम भी प्रावधान किया गया है। 2 पावर प्लांट बनेंगे और 78 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। इन सभी परियोजनाओं से सोशियो इकोनॉमिक भी बेहतर होगी, आसपास में टूरिज्म भी बढ़ेगा और किसान परिवार समृद्ध होगा। बट दोस्तों, जैसा कि सुनने में अच्छा लग रहा है, उतना ही डिफ़िकल्ट यह परियोजना है, उतना ही मुश्किल यह परियोजना है, क्योंकि 44,605 करोड़ का बजट काफ़ी बड़ा बजट है। देखना होगा सही समय पर बजट रिलीज होता है, अलॉट होता है या फिर नहीं। तीसरी बात यह है कि साथियों, जिस डैम का बनना है वह दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा को भी कवर करता है, क्योंकि इससे पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा तो जाएगा ही, साथ ही साथ हजारों पेड़ भी कटेंगे और इसीलिए यहाँ पे एनजीओ या फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने में कहीं ना कहीं समस्याएं तो ज़रूर होगी। बट इन सब के बियॉन्ड कई परिवार ऐसे होंगे जो इस रीजन से डिस्प्लेस किए जाएंगे, बेघर किए जाएंगे और यही सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, समस्या जो भी हो, बावजूद सरकार इसको बनाने को लेकर अग्रसर है। अब देखते हैं इसको कब तक ज़मीन पर, धरातल पर उतार पाती है। आज ऐसे एक फ्लाईओवर की बात होगी जो फिलहाल तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जल्द ही रांची का स्वरूप, रांची की पहचान बनने जा रही है। जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर की। रांची रेलवे स्टेशन के नज़दीक बन रहा यह फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक में समाधान तो बनेगा, टूरिज्म में भी एक भूमिका निभाएगी। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक केबल स्टे फ्लाईओवर होगा, जो रांची का पहला केबल ब्रिज भी होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह फ्लाईओवर रांची का मान भी होगा, रांची का पहचान भी होगा। आइए इस नई पहचान और नए शान पर थोड़ा सा
डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं यह फ्लाईओवर कितना समय लगेगा, कब तक बनकर तैयार होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साथियों, जब हम सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर की बात करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि यह फ्लाईओवर स्टेट कैबिनेट ने अगस्त 22 में अप्रूव्ड किया था। मतलब हेमंत सोरेन वाली झारखंड सरकार ने इसे अप्रूव कर फाउंडेशन स्टोन रखा था। हालांकि इसे नेक्स्ट 20 मंथ में बनाकर पूरा करने का प्रॉमिस रांची वासियों से किया गया था, बट अभी तकरीबन 1 साल का डिले है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि फ्लाईओवर 2.34 किलोमीटर लंबी है, जिसका 132 मीटर का सेक्शन रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है। एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूं तो 340 करोड़ है, यानी कि 340 CR, जो जनवरी 2025 तक तैयार हो सकता है, बट पूरी तरह से ओपन होने में मार्च 2025 तक का समय लग सकता है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभात खबर की न्यूज़ कहती है। साथियों, देखते हैं अब ये रांची का पहला केबल फ्लाईओवर जो कि मार्च 2025 तक ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाना है। देखते हैं समय रहते ओपन होती है या और भी डिले होता है। वैसे तैयार हो जाने से जो प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या इस रीजन में या इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, उससे तो निजात मिलेगा, आने जाने में सहूलियत भी होगी और शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी भी देखने को मिलेगा और नए इन्वेस्टमेंट्स भी आने की उम्मीद होगी। तो देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार हो पाता है। वैसे आज की ये वीडियो मेरी यहीं पे एंड होती है, बट आप सभी रांची वालों से, झारखंड वालों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं भी झारखंड से हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में या हमें सपोर्ट करने में अपनी सहयोग दिखाएंगे। मैं झारखंड से हूँ, इस बात से आप हमें सब्सक्राइब करें या ना करें ये मायने नहीं रखता है। साथियों, बात यह है कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तो उम्मीद करूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो साथियों को शेयर भी करें। चलिए आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं कभी दूसरे किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।